चैप्टर 11 एन इंटरेस्टिंग ऑफर। फ़ज़ल ख़ुद से सोच रहा होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस पावर को हार्नेस कर लूँ वाकई में, यानी कि क्या रियलिटी में ये पॉसिबल है कि जो मैंने पावर अवेकन किया इसको मैं कंट्रोल करना सीख लूँ। फिर वो जो लड़का होता है, वो जो छोटा बच्चा है, वो फिर फ़ज़ल को कहता है कि गर्मी का मौसम है और आपकी जो ड्रिंक है वो गर्म हो जाएगी, तो इसको पी लीजिए जब तक ये ठंडी है। तो फिर फ़ज़ल एकदम से अपनी सेल्फ थॉट से निकलता है और वो फिर कहता है कि यस हसन, यू आर राइट, मैं थोड़ा सा अपनी थॉट्स में लॉस्ट हो गया था, तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फिर फ़ज़ल हसन से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स किधर हैं, तुम क्या अकेले रहते हो? फिर हसन जवाब देता है कि मेरे पेरेंट्स नाइट शिफ्ट पे काम करते हैं, तो एज़ यू सी हम मोस्टली दिन के टाइम सोते हैं और रात के टाइम हम जागते हैं। बल्कि ये कहना सही होगा कि हम इस सारे के सारे टाउन में वो वाहिद फैमिली है जो कि रात के टाइम भी जागे होते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सुबह तक वापस नहीं आएंगे, यानी बेसिकली जो उनका नाइट शिफ्ट वाला काम है। इस वक्त ये जिस एरिया में होते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स के, वहाँ माउंटेन्स की जो मैक्सिमम हाइट है, जो एलिवेशन है, वो है 13,000 फीट। फ़ज़ल फिर हसन को कहता है कि अच्छा आई गेट इट नाउ, ये काफ़ी ऑपोजिट है, क्योंकि जो नॉर्मल लाइफ साइकिल होता है उसमें तो दिन के टाइम आप काम करते हो और रात के टाइम सोते हो, लेकिन हसन की लाइफ थोड़ी सी उल्टा है। फिर कशफ हसन को कहती है कि थैंक्स फॉर द ड्रिंक्स, अब मैं फ़ज़ल को अपने क्लिनिक ले जाऊंगी ताकि उसकी बेटर इंस्पेक्शन कर सकूं, अब तुम आराम से सो जाओ। फिर कशफ फ़ज़ल को अपने क्लिनिक ले जाती है और रात का 1 बज जाते हैं और फ़ज़ल फिर शौक होकर पूछता है कि वाई यू हैव ब्रॉट मी हियर इन द मिडल ऑफ द नाइट, यू नो इट इज़ नॉट सेफ। फिर कशफ फ़ज़ल से बात करते हुए ये कहती है कि अगर तुम कोई अजीब व गरीब किस्म की हरकतों के बारे में सोचोगे भी तो आई वुड पर्सनली इंजेक्ट यू विद अ स्ट्रॉन्ग सेडेटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सरप्राइजिंगली फ़ज़ल सोचता है कि ये लड़की वाकई में स्केरी है, शी इज़ लाइक रियली स्मार्ट इन हर फील्ड। फिर कशफ फ़ज़ल को कहती है कि मेरे ख्याल में ये पॉसिबल है कि हम तुम्हारी ये जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम रिफ़ाइन कर दें, क्योंकि तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन का स्ट्रेन बर्दाश्त कर सकते हो। फिर फ़ज़ल सोचता है कि ये लड़की क्या कह रही है, और फिर फ़ज़ल उस लड़की को बताता है, यानी कि कशफ को कहता है कि डोंट फॉरगेट कि मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक दफ़ा जब ये ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश हो गई थी तो मैं ज़मीन पर गिर गया था। फिर कशफ कुछ टाइम के लिए सोचती है और फिर वो फ़ज़ल को कहती है कि अगर तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग से या फिर ब्रीदिंग और रिलैक्सिंग माइंड वाली एक्सरसाइज से इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि तुम और ज़्यादा फर्दर इंप्रूवमेंट इसमें कर सकते हो। फिर फ़ज़ल पूछता है कि तुम्हें इस न्यू फॉर्म में इतनी क्यों इंटरेस्ट है? कशफ कहती है कि आई जस्ट वांट टू हेल्प यू, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। आई एम थिंकिंग टू हेल्प यू कंट्रोल दिस फॉर्म। कशफ फिर मज़ीद बताती है कि चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं तुम्हें ये हेल्प करा सकती हूँ कि तुम अपनी बॉडी को बेटर अंडरस्टैंड करो, लाइक कि कितनी ब्रीदिंग और कामनेस तुम्हें चाहिए इस न्यू फॉर्म को कंट्रोल करने में। फिर कशफ को एक आइडिया आता है, वो फ़ज़ल को कहती है यू मस्ट लर्न टू कंजर्व योर एनर्जी, इट शुड नॉट डिक्रीज़ ओवर टाइम। और फिर वो मुख्तलिफ ग्राफ्स को शो करती है, यानी कि एक हमें ग्राफ दिखाया जाता है जिसके अंदर एनर्जी जो है वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है, तो यानी कि उसका मतलब ऑब्वियसली है कि ये वाला ग्राफ अवॉइड करना है कि जिसके अंदर शुरू में एनर्जी ज़्यादा और एंड पे बिल्कुल फिनिश हो जाती है। आइडियल केस ये होता है कि आपकी जो एनर्जी होती है वो एंड तक बढ़ती जाती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। एक ह्यूमन बॉडी के लिए जिसके अंदर लिमिट्स होती हैं, एक ख़ास पॉइंट पर आकर आपकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, यानी वहाँ तक आकर इंक्रीज़ होती है, और फिर उस पीक से आगे जो आपकी लिमिट है उससे आगे फिर आपकी जो एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाती है। फिर कशफ फ़ज़ल के लिए एक ग्राफ प्लॉट करती है और कहती है कि फ़ज़ल का जो एनर्जी टाइम ग्राफ है वो इस तरह का होना चाहिए, यानी कि एक ख़ास पॉइंट तक फ़ज़ल की एनर्जी राइज़ कर जाए और फिर कॉन्स्टेंटली उसी पीक पर रहे, यानी कि फ़ज़ल की जो एनर्जी है उसके अंदर ये अप्स एंड डाउन्स ना आए। और अतीक के बैटल का वाला ग्राफ दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ टाइम के लिए फ़ज़ल की एनर्जी इंक्रीज़ करती है एक ख़ास पॉइंट सी तक, फिर एफ़ तक आके कम हो जाती है, फिर एच पे आके और ज़्यादा बढ़ जाती है, मैक्सिमम पे पहुंच जाती है जब फ़ज़ल अपना फाइनल अटैक यानी डेंस एनर्जी ऑर्ब्स अटैक्स करता है, और फिर फ़ज़ल की एंड पे एनर्जी बहुत बुरी तरह गिर जाती है। फ़ज़ल सोचता है कि इफ़ आई कीप दोज ग्राफ्स इन माइंड तो शायद मेरी हेल्प हो जाए, और फिर फ़ज़ल को याद आता है कि वो थोड़ी बहुत एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, और फिर फ़ज़ल को याद ये भी आता है कि मैं इसको कंडेंस कर सकता हूँ एक डेंस डार्क स्फीयर में, जितनी ज़्यादा ये इसमें डेंसिटी होगी तो उतनी ज़्यादा ये एनर्जी रिलीज़ करेगा, और वो इसको प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² का भी हवाला देता है। और फिर फ़ज़ल सोचता है कि आई होप कि ये जो मेरी बैंडेजेस हैं, ये जो मुझे पट्टियाँ लगी हुई हैं, आई होप कि इनको अब उतारा जा सकता है, यानी कि आई होप कि अब मैंने रिकवर कर लिया हो। कशफ फिर फ़ज़ल को कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स को 1 वीक में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तब तक हम तुम्हारे एनर्जी ऑर्ब कंट्रोल और रिफाइनमेंट पे काम कर सकते हैं, यानी एक तरह से इनडायरेक्टली फ़ज़ल की पहली ट्रेनिंग आर्क स्टार्ट हो रही है। इस सारी गुफ्तगू के बाद फ़ज़ल अपने होटल चला जाता है सोने के लिए। फिर नेक्स्ट डे से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कशफ उसके ऊपर कुछ टेस्ट्स करती है और फिर उसके जेनेटिक्स को फिगर आउट करने की कोशिश करती है, और उसकी जो पावर का जो कॉज होता है वो
ऑफ कोर्स म्यूटेशन होता है और उसका स्टेमिना कंट्रोल और एनर्जी कंट्रोल का वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है। फजल नेक्स्ट डे कहता है कि ओके आई एम हील्ड अप, यानी मैं मुकम्मल तौर पे सेहतियाब हो गया हूँ। फिर कशफ कहती है गुड, एक 5 माइल की वॉक से और 2 माइल की रनिंग से हम स्टार्ट करते हैं, गेट रेडी। फजल भागता है, कुछ वेट लिफ्टिंग करता है, कुछ माउंटेन क्लाइंबिंग करता है अपने हाथों के साथ, और फिर इस तरह ट्रेनिंग मोन्टाज चलता रहता है। हमें फिर 6 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है कि 6 दिन गुजर जाते हैं और फजल का स्टैमिना बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। वो 5 माइल्स तक भाग सकता है 20 किलो का लोड उठाते हुए इन 10 मिनट्स, और अब रिफाइनमेंट की बारी है। फिर कशफ फजल को कहती है कि अब तुम्हारा स्टैमिना बढ़ गया हुआ है तो अब तुम्हारे एनर्जी आउटपुट पे हम फोकस करते हैं, एक एनर्जी ऑर्ब बनाने की ट्राई करो। फजल एनर्जी को ग्रैब करने की कोशिश करता है, एनर्जी गैदर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका ऑर्ब डिफॉर्म हो जाता है। फजल शॉक हो जाता है कि उसका ऑर्ब 1 सेकंड भी नहीं रहा और आखिर ऐसा क्यों हुआ। फजल कांपने लग जाता है कि क्या कभी भी मैं इस पावर को हार्नेस नहीं करूंगा जो कि मेरे ब्लड में है। फिर कशफ फजल को कहती है कि तुम्हारे ख्याल में ये क्या पहली मर्तबा ही हो जाएगा, तुम्हें तो सिर्फ 1 वीक की अभी ट्रेनिंग की है ना। ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर योर बॉडी टू स्टोर द सफिशिएंट एनर्जी फॉर अ स्ट्रॉन्ग अटैक लाइक दैट। लेकिन फिर वो उसको कहती है कि कीप एट इट, यानी कि लगे रहो, हिम्मत ना हारो। फिर कशफ फजल की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इट इज़ स्टिल इम्प्रेसिव कि तुमने 1 वीक में अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, ये वाकई में कूल है। फिर फजल सोचता है कि हाँ मेरे ख्याल में तुम सही कह रही हो, मुझे कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना चाहिए। और फिर रात के 8 बज जाते हैं और फजल अपने होटल में खड़ा होता है और वो सोच में पड़ा होता है। चैप्टर 12 क्वेस्ट फॉर अ मास्टर। फजल अपने होटल में खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे रात के टाइम थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी चाहिए। वो बाहर आता है और फिर एनर्जी की ट्रेनिंग करना शुरू करता है और अपने हाथ में एनर्जी गैदर करने की कोशिश करता है, और इस दफ़ा वो डिटरमिन्ड होता है कि उसका एनर्जी ऑर्ब इस दफ़ा फॉर्म कर जाएगा। लेकिन उसका एनर्जी ऑर्ब फॉर्म नहीं करता और फिर से डिसिपेट हो जाता है। लेकिन फजल हिम्मत नहीं हारता, वो ट्राई करता रहता है, वो बार बार कोशिश करता रहता है। कई घंटे गुजर जाते हैं और फजल मुसलसल फेल कर रहा होता है। अब आधी रात हो जाती है, फजल को सांस चढ़ जाती है और फजल की बस होने वाली होती है, और फजल कहता है कि आई एम आउट ऑफ ब्रेथ, मैं फेल हो गया। फिर फजल कहता है कि मैं आखिरी मर्तबा ट्राई करूंगा, लेट्स सी। और फिर सरप्राइजिंगली आखिरकार फजल का एक छोटा सा एनर्जी ऑर्ब बन जाता है और वो डिफॉर्म नहीं होता, और फजल खुश हो जाता है। और फजल इस ऑर्ब को टेस्ट करता है एक पास ही एक दरख्त के ऊपर, और वो दरख्त जो है आधा हो जाता है, यानी कि वो दरख्त उस एक्सप्लोजन की वजह से दरख्त काइंड ऑफ कट जाता है। और फजल हैप्पी हो जाता है कि ये मैंने आखिरकार ये कर दिखाया। माई अटैक वॉज एबल टू डिस्ट्रॉय द अपर पार्ट ऑफ दैट ओल्ड ट्री, दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मास्टरिंग दिस न्यू पावर। लेकिन हमें फिर फजल के हाथ का सीन दिखाया जाता है कि फजल का हाथ शेक कर रहा होता है, शिवर कर रहा होता है, ट्रेम्बल कर रहा होता है, उसके हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा चोटें आ रही होती हैं और उसके हाथ के ऊपर ब्रूजेस पड़ गए होते हैं। फिर फजल को सोचता है फजल के मुझे होटल जल्दी से जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए और कुछ दवाई लगानी चाहिए, मैं अपने दोस्तों से 1-2 दिनों में मिलने जाऊंगा, आउच मुझे बहुत दर्द हो रही है। और ये सारा रात के 3 बजे हो रहा होता है। फजल फिर होटल जाता है और रास्ते में वो सोचता है कि ये रात का टाइम बहुत ज़्यादा पीसफुल है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा खामोशी है। फजल फिर होटल में दाखिल होता है और वो खुद से सोचता है कि ऑनेस्टली इट वुड बी बेटर अगर मुझे एक रियल प्रो या मास्टर मिल जाए, यानी अपने एनर्जी कंट्रोल के लिए। फजल गोज़ टू स्लीप एंड द नेक्स्ट डे ही वेक्स। अगले दिन फिर फजल बैंक जाने का फैसला करता है और फजल इसलिए बैंक जा रहा होता है सुबह के 10 बजे क्योंकि उसका प्लान होता है कि वो कशफ को कुछ अमाउंट वापस करे। लेकिन फजल जैसे वॉक कर रहा होता है तो कोई फजल की तरफ गन पॉइंट करके कहता है कि हैंड्स इन द एयर। फजल शॉक हो जाता है कि क्या ये बैंडिट्स हैं, क्या डाकू यहाँ भी हैं, और 2 लुटेरे आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास सारा दिन नहीं है, हरी अप बिफोर आई शूट यू। फजल डर के मारे कांपने लग जाता है और वो कहता है कि मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं है, और वो उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं और फजल हैरान हो जाता है और शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। एक बंदे की एंट्री होती है और वो कहता है फियर नॉट बॉय। वो बंदा अपनी पावर्स को यूज़ करके उन बुलेट्स को हवा ही में रोक देता है और फिर इन बुलेट्स को क्रैक कर देता है, और फजल शॉक हो जाता है कि ये उसने कैसे किया, क्या ये टेलीकाइनेसिस की पावर थी। और वो बैंडिट्स उस बंदे को देखकर कहते हैं डैम दैट गाय, और वो फिर सोचते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस फायर्स का मुकाबला नहीं कर सकता, उसके ऊपर बस मुसलसल फायर करते जाओ। और वो बंदा फिर कॉन्फिडेंट स्टाइल में कहता है आई डोंट नीड टू काउंटर। वो बंदा फिर अपनी कुछ पावर्स को यूज़ करता है और उन बुलेट्स को डॉज कर लेता है, और वो बैंडिट्स शॉक हो जाते हैं। और फजल नोटिस करता है कि उस बंदे की आंखों का कलर चेंज हो गया, और वो बंदा फिर कहता है मैंने तुम्हारी बुलेट्स के पाथ को प्रेडिक्ट कर दिया और उनको अवॉइड कर दिया। मैं इस एबिलिटी को कहता हूँ एडवांस्ड परसेप्शन, और तुम लोगों को भाग जाना चाहिए, अभी तुम्हारे पास मौका है। वो बैंडिट्स डर जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम कौन हो। वो बंदा फिर कहता है दे कॉल मी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, द उस्ताद।
फजल शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि अच्छा, अगर ये कोई ज़्यादा पावरफुल एबिलिटीज़ को यूज़ करे तो इसकी आंखें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर शायद ये सीन है कि ये अपने गियर्स शिफ्ट कर सकता है। वो बंदा फिर फजल को कहता है कि वेल, तुम्हारे दोनों डिडक्शंस करेक्ट हैं, तुम्हारी लॉजिक तो अच्छी है लड़के। वो बंदा फिर एक टेक्निक का यूज़ करता है, लिमिटेड एग्जिस्टेंस इरेजर, और एक बैंडेड के हाथ से जो पिस्टल है उसको इरेज कर देता है, यानी कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है मुकम्मल तौर पे। और वो बैंडेड सोचता है कि पिस्टल किधर गई, ये तो एक सेकंड पहले मेरे हाथ में थी। वो बंदा फिर उस बैंडेड को कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो पिस्टल थी उसको मैंने इरेज कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं इसी तरह तुम दोनों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। फजल फिर सोचता है कि क्या ये वो मास्टर है जिसकी मुझे तलाश है। फिर वो बंदा सोचता है कि मेरा काम हो गया, लड़के को कोई नुकसान नहीं आया और चोर भाग गए, मुझे अब जाना चाहिए, मेरे ख्याल में मैंने अपना टाइम उन पर वेस्ट कर दिया। फजल फिर उसको रोकते हुए कहता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, मेरी बात सुनिए एक मिनट के लिए, मैं फजल हूँ। वो बंदा फजल की तरफ हैरानी के आलम में देखता है। डाकू भाग जाते हैं और फजल उस बंदे से पूछता है कि आप इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं, आपने कोई भी फिजिकल पावर का यूज़ किया ही नहीं, तो ऐसे लोग कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो बंदा कहता है कि भाई तुमने अभी सारी डेमोन्स्ट्रेशन देखी और अभी भी तुम इसको डिनाई कर रहे हो, तुम बहुत अजीब हो। फजल कहता है कि नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं डिनाइल से ज़्यादा शौक में हूँ। फिर वो बंदा फजल को कहता है कि भाई देखो, रियलिटी है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, अब मैं जा रहा हूँ। फिर फजल उस बंदे को रोकते हुए कहता है, अरे रुको, मेरी बात सुनो, क्या ये पॉसिबल है कि आप मेरे टीचर बन जाए। वो फिर बंदा सोच में पड़ जाता है और वो फिर फजल को कहता है कि अच्छा, तो तुम भी मेरे पावर के फ़ैन हो, बिल्कुल बाकी लोगों की तरह, डोंट मेक मी लाफ बॉय। फिर वो बंदा फजल को ज़रा स्ट्रिक्टली कहता है कि आई वुड नेवर मेक सच अ पर्सन माई स्टूडेंट, जिसके पास ना स्पिरिट है, ना स्ट्रेंथ है और ना ही स्किल है। तुम्हारा दिमाग लॉजिक्स के साथ क्यों नहीं काम कर सका इन बैंडर्स के खिलाफ। नॉलेज का कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर किसी के पास स्किल्स नहीं है। फिर फजल कहता है कि आप सही कह रहे हो, लेकिन रियल रीज़न ये है कि मैं कुछ टाइम से एक मास्टर की तलाश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास नॉलेज और स्ट्रैटेजीज़ भी है, लेकिन मुझसे प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं होता। फॉर माई स्किल्स एंड रिफाइनमेंट आई नीड अ मास्टर रियली। फिर वो बंदा फजल को कहता है कि भाई मेरी बात सुनो, कल सुबह मुझे ना कॉफ़ी शॉप में 9 o'clock मिलने आना, हम तभी बात करेंगे, अभी मैं एक जल्दी में हूँ लड़के, बाय बाय। फिर फजल सोचता है कि ये बंदा काफ़ी ऑड है, पहले तो ये मुझे निगेट कर रहा था, लेकिन अब ये मुझसे बात करना चाहता है, क्या तो फिर क्या ये यस मैं इसको समझूँ। फिर फजल सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि कशफ किसी को फिजिकल फिटनेस और स्टैमिना के लिए ट्रेन करने में अच्छी होगी, लेकिन वो एक डॉक्टर है, उससे कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा। मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ ज़्यादा, और मुझे वाकई में एक मास्टर की ज़रूरत है जो कि एक एक्सपर्ट है, मुझे वाकई में ज़रूरत है उसकी, एक मास्टर की। फिर अगले दिन सुबह 9 बजे फजल जो है वो कॉफ़ी शॉप जाता है और फिर वो बंदा उधर ही होता है और वो फिर फजल को कहता है कि यहाँ आओ, आके बैठो। दोनों फिर कॉफ़ी लेना शुरू कर देते हैं और फिर फजल उस बंदे से पूछता है कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। वो बंदा फिर फजल को कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें एक टीचर चाहिए अपने स्किल्स के लिए, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ एबिलिटीज़ हैं जो तुम इन्हांस करना चाहते हो। फिर फजल कहता है कि यस, आई कैन कंट्रोल एनर्जी टू सम एक्सटेंट, लाइक फॉर्मिंग ऑर्ब्स दैट ब्लास्ट। वो बंदा फिर कहता है दैट इज़ इंटरेस्टिंग, लेकिन फिर फजल उसको अपना ड्रॉबैक बताता है कि माई फिंगर्स हर्ट अ लॉट, और मेरे हाथ से खून निकलने लग जाता है और बहुत ज़्यादा चोटें आ जाती हैं मुझे। फिर वो बंदा फजल को कहता है कि आई सी, इसका मतलब कि तुम्हारी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं है कि तुम एनर्जी के मुख्तलिफ चेंजिंग फॉर्म्स को बेयर कर सको और उनको कंडेंस कर सको। बाय द वे, तुम यहाँ क्या न्यू हो, मैंने कभी भी तुम्हें इन माउंटेन्स में, ना ही इस सिटी में पहले मैंने नहीं देखा तुम्हें, ये फर्स्ट टाइम है। फिर फजल अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है कि मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मैं अपने 2 क्लासमेट्स के साथ आया था साउथ से यहाँ ट्रिप पे, हमारा ट्रिप पीरियड ऑलमोस्ट 3 डेज़ में फिनिश हो जाएगा, और आप कौन है। वो फिर बंदा अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है कि मैं हूँ इम्तियाज़ खान, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, मैंने मेटाफिज़िक्स में ग्रेजुएट किया था ऑलमोस्ट 12 ईयर्स अगो, मैं एक फ़िलासफ़ी टीचर की तरह काम करता हूँ, यानी मैं एक फ़िलासफ़ी टीचर हूँ एक नियर बाय कॉलेज में, और बहुत कम लोगों को मेरी साइकिक एबिलिटीज़ का नॉलेज है। फिर फजल एक्साइटेड होकर कहता है कि वाओ, तो आप फ़िलासफ़ी में हो, मैं न्यूक्लियर फिज़िक्स और मैथ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपसे 10 साल छोटा हूँ। फिर वो बंदा यानी कि इम्तियाज़ खान फजल को कहता है कि हाँ, ये एक ग्रेट इंटरेस्ट है और इसमें कई सालों की डेडिकेशन लग जाती है। फिर फजल इम्तियाज़ से पूछता है कि सर, क्या आप मुझे अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। इम्तियाज़ कहता है कि पहले तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा, तुमने अभी भी मुझे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया कि क्यों तुम्हें लर्निंग और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फजल कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर फजल सोचता है और ये कहता है कि आई सपोज़ कि मेरा गोल ये है कि मैं इस को एबिलिटी को ट्रेन करूँ और इसको होन करूँ फुलेस्ट तक, तो ताकि मैं इसको एक पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकूँ और इससे मैं अच्छे अच्छे काम कर सकूँ, यानी कि लोगों की भलाई का काम कर सकूँ।